अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लेकर आए हैं कल्बुल वतन की एपिसोड नंबर 11। राइटर हैं इसकी एमन रज़ा। और स्टोरी शुरू करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। वीडियोस को लाइक कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि हमें पता चले कि आपको कौन सी स्टोरीज़ पसंद आ रही हैं, कौन सी एपिसोड आपको अच्छी लगी, कौन सा नॉवेल आपको अच्छा लगा, ताकि हम उसमें बेहतरी ला सकें। तो एपिसोड शुरू करते हैं आज की। क्योंकि यमन की सांसें नहीं चल रही थीं, शमशेर के हाथ पैर बुरी तरह फूल चुके थे। खून निकलता जा रहा था क्योंकि उसके पुराने ज़ख्म भी ताज़ा थे। लेडी ऑफिसर फ़ौरन आगे आई थी और उसके साथ बैठती हाथों से उसका हार्ट पंप करने लगी। काफ़ी कोशिशों के बाद एक लंबा सांस खींचते ही यमन बेहोश हो गई। उसका पल्स रेट लो होता जा रहा था। यमन को फौरी तौर पर आर्मी मेडिकल हॉस्पिटल भिजवाया गया। शमशेर साई की तरह उसके साथ था। डॉक्टर अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे मगर उसकी बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। उसके लाशऊर में अभी तक रुयाम की बातें गूंज रही थी। वो चाहकर भी उन बातों को भुला नहीं पा रही थी। बस उसकी एक चूक की वजह से उसका साथी जान से हाथ धो बैठा था। एक माँ का बेटा, बीवी का शौहर और एक बेटे का बाप उनसे छिन चुका था। सब परेशान हाल बाहर खड़े थे। यमन के घर वालों को कॉल कर दी गई थी। उसकी कंडीशन सीरियस होती जा रही थी और उसकी हालत देख मेजर शमशेर का दिल बैठा जा रहा था। उसे सुनने को मिला था कि शूटिंग से पहले यमन को कुछ हो गया था और यकीनन उसकी हालत के पीछे रोयाम का हाथ था। ये शमशेर जैसा ज़ीरक बंदा जान चुका था। अगर यमन की हालत के ज़िम्मेदार तुम हुए रोयाम, तो मैं तुम्हें किसी सूरत भी बख्शूंगा नहीं। रोयाम रात के तीसरे पहर बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा था जब इमरजेंसी कॉल आने पर उसे कॉल सेंटर बुलाया गया। वो राइफल अपने कंधे पर लटकाए मजबूत कदम रखते कॉल सेंटर की तरफ चला गया। वो दिल ही दिल में खैरियत की दुआ करता फ़ोन उठा गया। आगे से जिमरान साहब ने उसे जो खबर दी, वो खबर सुन के उसकी औसान ख़ता हो गए। यमन हस्पताल में थी। खबर सुनकर उसको अपना दिल मुट्ठी में बिछता हुआ महसूस हुआ। उसे ऐसा लगा जैसे कोई आहिस्ता से उसके पैरों तले से ज़मीन सिरका रहा हो। अभी तो उसने यमन से अपने किए की माफ़ी भी नहीं मांगी थी और फिर एक बार वो लड़की अपनी जान मुश्किल में डाल चुकी थी। उसका दिल किया वो उड़ के उस तक पहुंच जाए, मगर ऐसा मुमकिन ना था। उसे हर हाल में अपनी ड्यूटी पूरी करनी थी। वो बोझल कदमों से अपनी जगह पर वापस आया और अपने आप को हौसला देता रहा। दिल से वहाँ अपनी ड्यूटी निभाने लगा, इस बात से बिल्कुल अनजान कि उसके और यमन के रिश्ते में गहरी दरार पड़ चुकी है। नहीं, मैं कातिल नहीं हूँ।
मैं कभी किसी की जान नहीं ले सकती। नहीं गुलजार, उसने बेहोशी में अपने फौजी साथी का नाम लिया। नहीं, मेरी वजह से नहीं। उसकी हार्ट बीट तेज़ होती जा रही थी। वो बार बार सर झटक रही थी। पसीना उसके चेहरे पे चमक रहा था, जो कि उसकी परेशानी की निशानदेही कर रहा था। वो बेहोशी में भी इतनी स्ट्रेस थी कि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। डॉक्टर अफरा तफरी में अंदर बाहर आ जा रहे थे और उनको यूं अंदर बाहर जाता देख यमन के सब घर वालों की जान पर बनी हुई थी। रोयाम भी अपनी ड्यूटी पूरी करता सुबह वहां पर मौजूद था। क्या हुआ? डॉक्टर ने क्या कहा? कोई सीरियस मसला है? उसने परेशानी से पूछा, जबकि जिब्रान साहब बस उसे एक नज़र देख कर रह गए। जिस बेटे को कुछ दिन पहले तक अपनी बीवी का ख्याल नहीं था, आज कैसे उसकी जान पर बनी थी। वहीं शमशेर उसे खा जाने वाली नज़रों से देख रहा था, क्योंकि वो यमन की इस बुरी हालत का जिम्मेदार रोयाम को ही समझता था। कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि डॉक्टर्स भी कोई जवाब नहीं दे रहे थे। साहिल ने संजीदगी से कहा, लेकिन क्यों? और वहाँ क्या हुआ था? क्या आप मुझे कोई बताएगा भी या नहीं? उसने शमशेर और बाकी सब लोगों को देखते हुए चिल्लाकर पूछा। उसे वहाँ के हालात के बारे में जानना था, जिनकी वजह से यमन की ये हालत हुई थी, मगर कोई भी उसे जवाब देने पर रजामंद ही नहीं था, क्योंकि वो खुद जानते तो उसे जवाब देते ना। जब वो खुद ही उस वजह से वाकिफ़ नहीं थे, तो फिर रोयाम को क्या जवाब देते? डॉक्टर को बाहर आता देख वो इन सब को छोड़कर डॉक्टर की तरफ भागा था और उनसे फ़ौरन पूछा, डॉक्टर प्लीज़ बताइए, मेरी वाइफ कैसी है? क्या कोई परेशानी की बात तो नहीं? डॉक्टर ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और कंफ्यूज होते पूछा, आपका नाम क्या है? उनकी बात पर रोयाम उन्हें अचंभे से देखने लगा। मेरा नाम रोयाम है, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं डॉक्टर? रोयाम ने डॉक्टर को अजीब नज़रों से देखते हुए कहा, जो उसे यमन की हालत का बताने के बजाय उससे अजीबोगरीब सवाल कर रहा था। अगर आप रोयाम हैं, तो फिर ये गुलजार कौन है? क्योंकि बेहोशी में यमन किसी गुलजार का नाम ले रही हैं। क्या आप उन्हें बुला सकते हैं? क्योंकि उनका स्ट्रेस शदीद से शदीद तर होता जा रहा है, जो संभलने में नहीं आ रहा। अगर ऐसे ही रहा तो हम उनकी जान नहीं बचा पाएंगे।
इसलिए जितना जल्दी हो सके गुलजार नामी शख्स को बुला लें। डॉक्टर ने रोयाम के कंधे पर थपकी देते हुए उसे समझाया। और उन्हें अफसोस से देखता हुआ निकलता चला गया। जबकि उसके जाने के बाद मौत का सा सन्नाटा छा चुका था। रोयाम उनकी तरफ पलटा और गुलजार के बारे में पूछने लगा। आखिर ये गुलजार है कौन? क्या मुझे कोई बताएगा? या अब भी चुप का ताला मुंह पर लगाए रखा ना है सबने? उसने उन सबको बर्फ का मुजस्मा बने देखकर पूछा। जहां छाए सन्नाटे को शमशेर की आवाज ने तोड़ा। गुलजार वो शख्स है जो कल रात ही शहीद हुआ है। यकीनन यमन अपने आप को उसका कसूरवार समझ रही है कि वो उसको क्यों नहीं बचा पाई। शमशेर ने संजीदा लहजे में कहा, जबकि उसकी ये संजीदगी और यमन के लिए इतनी फिक्र देख बानो जलकर खाकसर हो रही थी। क्या मतलब गुलजार अब नहीं रहा? लेकिन अब हम क्या करेंगे? यमन का स्ट्रेस कैसे दूर होगा? उसने परेशानी से इधर उधर टहलते हुए कहा, क्योंकि उसे यमन की फिक्र खाई जा रही थी। उसका अंदाज़ा तो तुम्हें ही हो सकता है। शमशेर ने उसके करीब आते ही उसकी आंखों में आंखें डालकर संजीदगी से जोमानी अंदाज में कहा, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। मुझे पहेलियां बूझना पसंद नहीं। बात को घुमाने में तुम्हारे भी वक्त का ज़िया है और मेरे भी। रोयाम ने शमशेर को अंदर तक उतरती नज़रों से देखते हुए ठंडे ठार लहजे में कहा, मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ है और खर्रा है। रोयाम के यमन की इस हालत के ज़िम्मेदार मेरे कहने का मतलब बिल्कुल साफ और खर्रा है रोयाम, कि यमन की इस हालत के ज़िम्मेदार सिर्फ तुम हो। और तुमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि वो ठीक कैसे हो सकती है। इसलिए अंदर जाओ और उसे किसी भी हाल में ठीक करो, वरना। शमशेर ने उसे धमकी देते लहजे में कहा और अपनी बात आखिर में अधूरी छोड़ी, जिस पर रोयाम उसे तेवरी चढ़ाए देखने लगा। आखिर वो कहना चाहता था, वरना क्या कर लोगे तुम? उसने तंजिया अंदाज में कहा तो शमशेर उसे लब भींच कर देखने लगा। तुम जानते भी हो तुम क्या कह रहे हो? वो बीवी है मेरी, इसलिए बेहतर है कि तुम हमारे मामले से दूर रहो, वरना ऐसा ना हो कि तुम्हारे और मेरे दरमियान अनदेखी जंग शुरू हो जाए जिसका कोई इख्तिताम ना हो। शमशेर सर झटक कर पीछे हो चुका था।
जबकि रोयाम अब यमन के वार्ड के अंदर गया था, जहां वो पट्टियों में जकड़ी हुई थी, जबकि हाथ पर ड्रिप और मुंह पर ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ था। उसके चेहरे से साफ वाज़ेह था कि वो किसी बहुत गहरी परेशानी का शिकार है, जो उसे चैन नहीं लेने दे रही। रोयाम आगे जाकर उसके बेड के करीब बैठ गया था, जबकि उसका ठंडा पड़ता हाथ अपने हाथों में थाम लिया। अल्फाज तो जैसे मुंह से निकलने से ही इनकारी थे। उसकी ये हालत देखकर दिल 100 टुकड़ों में बटा था, क्योंकि जब से वो ये जान गया था कि यमन के कोई बुरे इरादे नहीं, तब से ही उसका दिल यमन के लिए साफ हो चुका था। लेकिन अब जब भी वो बानो के बारे में सोचता तो उसका जहन उलझन का शिकार हो जाता। बानो ने आखिर क्यों उससे झूठ बोला था? अभी इसका जवाब जानना बाकी था। लेकिन अभी उसकी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ यमन पर थी, जो कि जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। यमन, सिर्फ एक बार तुम ठीक हो जाओ, मैं वादा करता हूं आइंदा तुम्हारा दिल कभी नहीं दुखाऊंगा। उसने यमन के ठंडे पड़ते हाथों को अपने गर्म हाथों की हिद्दत पहुंचाते हुए कहा। बस एक बार होश में आ जाओ, मैं तुमसे माफ़ी मांग लूँगा। उसने यमन के हाथ से अपना सर टिकाते हुए कहा, और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम्हारी वजह से कभी किसी की जान नहीं जा सकती। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। यकीनन गुलजार उस जहां में खुश होगा। वो नहीं जानता था कि ये बातें लाशऊर में यमन पर बहुत अच्छी तरह असर कर रही हैं, जो उसे अपनी असल हालत में लौटने पर मजबूर कर रही थी। धीरे धीरे उसका दिमाग स्ट्रेस से निकलकर रिलैक्स हो रहा था। मगर जब रोयाम ने बज़ाहिर उसमें कोई तब्दीली ना देखी तो वो मायूस होकर वहाँ से निकलता चला गया। उसके निकलते ही यमन की आंखें आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगी थीं। नर्स अंदर आई तो उसे होश में आता देख वो बाहर खुशखबरी सुनाने भागी थी। यमन के होश में आने का सुनकर पूरी फैमिली में खुशी की लहर दौड़ गई थी। लेकिन अफसोस तब तक रोयाम वहां से जा चुका था। और बानो, जो उसके मरने की दुआ कर रही थी, उसके ठीक होने का सुनकर पैर पटक कर रह गई और झंझलाते हुए वहां से निकल गई, क्योंकि वहाँ शमशेर तो था नहीं
वो तो पहले ही मेस से कॉल आने पर निकल चुका था, तो उसके यहाँ रुकने का कोई जवाब नहीं बनता था। यमन होश में आ चुकी थी, मगर उसकी चुप्पी नहीं टूटी थी। जनरल बजाते खुद उससे मिलने आए थे, जबकि उसे डिस्चार्ज दे दिया गया था। यमन, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, उसका जाना किस्मत में लिखा था। जनरल की बात पे उसने सुर्ख बहती हुई आंखों से उनकी जानिब देखा और कहा, मगर सर, अगर मैं वक्त पर फायर कर देती तो आज वो जिंदा होता। इस सब की वजह मैं हूँ। मेरी वजह से एक बीवी बेवा हो गई और एक माँ का बच्चा उनसे छिन चुका है, जबकि एक बेटा यतीम होकर रह गया है। ये गिल्ट मुझे जीने नहीं देता। मैं क्या करूं? यमन, आप अपने आप को कसूरवार नहीं ठहरा सकती हैं, जबकि हमें आप पर पूरा भरोसा है। आप एक निहायत काबिल ऑफिसर हैं जो हर मैदान में आगे रही हैं, मगर इस बार आपकी किस्मत ने आपका साथ नहीं दिया, तो आप खुद को दोष नहीं दे सकती। जनरल ने उसे डांटते हुए कहा। उनकी बात पर वो लब भींच कर रह गई। जब उसे लिए वो सब घर के लिए रवाना हुए, तो यमन खामोशी से सीट से सर टिकाए बैठी रही। आंखों की चमक मान पड़ चुकी थी। जैसे ही वो घर पहुंचे, मीरब उसका हाथ पकड़े उसे उसके घर के अंदर लिए दाखिल हुई। जैसे ही उसकी नज़र सामने रोयाम पर पड़ी तो वो फट पड़ी थी। मीरब से हाथ छुड़वाते वो तेज़ी से रोयाम तक गई थी और उसका गिरेबान जा पकड़ा था। आपकी वजह से हुआ, ये सब आपकी वजह से। अगर आप मुझसे उस दिन इतनी बातें ना करते तो आज मैं इस हाल में ना होती। रोयाम, जो कि उसे सेहतमंद देखकर खुश हुआ था, इतनी बड़ी आने वाली अफ्ताद पर बौखला कर रह गया था। अब तो खुश होंगे ना आप? आपकी वजह से मेरे हाथ खून से रंगे जा चुके हैं। मैं एक कातिल बन चुकी हूँ। आपकी वजह से मैं एक ज़िंदगी नहीं बचा पाई। सही कहा था आपने कि मैं किसी की जान बचा तो नहीं सकती, लेकिन ले ज़रूर सकती हूँ। देखिए, खुश हो जाए आप। वो नीचे घुटनों के बल गिरते हुए ज़ोर ज़ोर से रोते हुए बोली। रोयाम उसके इतने हार्श अंदाज पर यमन के लिए परेशान हो चुका था, जबकि पशेमानी ने उसके अंदर तक डेरे जमा लिए थे। क्या अब भी यमन उसे माफ़ कर पाएगी? ये वो सोच थी जिसे वो सोचने से भी डर रहा था। आज की एपिसोड यहीं ख़त्म होती है। हमें ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा। क्या रोयाम और यमन के बीच की दूरियां मिट सकेंगी?
हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे आप लोगों से। अस्सलामुअलैकुम।